तो आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की, जो कि चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, क्लास 10th का। तो इसमें बेसिकली आपको केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है और केमिकल इक्वेशंस पढ़ने हैं आपको यहाँ पर। तो रिएक्शंस के लिए एक ही टिप हम देंगे कि 5 रिएक्शंस, 5 रिएक्शंस करके आप डेली बैलेंस रिएक्शंस याद कीजिए, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे ही आपसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछा जाए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन आपको लिखना है। इसी तरीके से इक्वेशंस पढ़ने क्या होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, कौन कौन से होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ये आपके 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको इस पूरे चैप्टर में कवर करने हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर के स्टार्टिंग पे। तो हम रीड करेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। कोशिश करेंगे सिंपल लैंग्वेज रखने की। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। वी केम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ चेंजेस अराउंड अस विच मे बी फिजिकल और केमिकल चेंजेस। हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ फिजिकल चेंज होता है, कुछ केमिकल चेंज होता है। फिजिकल क्या होता है, जो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, आपके सेंसेस के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि उसमें कुछ चेंज आया है। जैसे कि मान लीजिए ये पेन है और इस पेन को अगर हम तोड़ देते हैं तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, तो ये फिजिकल चेंज होता है, यानी कि आप कुछ उसको ऊपर से चेंज कर रहे हैं फिजिकली। केमिकल होता है, मान लीजिए ये पेन किसी चीज़ से मिल के बना है और सपोज़ इसमें ग्लास या प्लास्टिक यूज़ हुआ है। अगर हम प्लास्टिक की जगह पे आयरन यूज़ कर दें तो हमने इसको केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर जिन चीज़ों से मिल के बने होते हैं वो केमिकल चेंजेस में आ जाएगा, और फिजिकल जो आप देख पाएँ। A physical change can be easily reversed, but a chemical change cannot be reversed easily. आप एक फिजिकल चेंज को आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम इस पेन को तोड़ देते हैं और इसको हम फिर से फिक्स कर सकते हैं कुछ फेविस्टिक से या फेविकॉल से या टेप लगा के, लेकिन अगर केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए अगर ये प्लास्टिक का बना है और हम इसको आयरन से बना दें, तो आप एकदम से आयरन को प्लास्टिक तो नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। इवेपोरेशन, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एक्सेट्रा ऑफ फिजिकल चेंजेस। इवेपोरेशन आपने देखा होगा, पानी को बॉईल करते हैं, इवेपोरेट होता है, या लेक्स में सनलाइट के थ्रू इवेपोरेशन होता है कॉन्टिन्यूस, तो वो आपको दिखाई दे रहा है। वाटर चेंज हो रहा है स्टीम में या वाटर वेपर्स में, तो ये हो गया फिजिकल जो आप देख पा रहे हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स पिघल जाता है, तो ये आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो ये एक फिजिकल चेंज है। वैक्स सॉलिड होता है और जब हम उसको मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ऑब्वियसली वाटर पहले लिक्विड फॉर्मेट में होता है और जब फ्रीज हो जाता है तो सॉलिड फॉर्मेट हो गया, तो फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन उसका चेंज हुआ है खाली, लेकिन अब भी पानी पानी ही है, वैक्स वैक्स है। और इवेपोरेशन में पानी, अगर हम लिक्विड में बात करें, मान लीजिए पॉन्ड्स में पानी है और लेक में पानी है, तो पानी अगर स्टीम भी बन रहा है तो स्टीम भी H2O ही कहलाता है, और अगर आपका स्टीम बोला जाए तो भी वो H2O है, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं हो रहा है। These are all physical changes, whereas conversion of milk to curd, rusting of iron, digestion of food, etc. are chemical changes. Chemical changes क्या हो गए, दही जमाते हैं, milk to curd। अब पहले वो दूध था, मिल्क, और जब वो जम जाता है तो दही हो गया, है ना। अब उसमें कुछ फर्मेंटेशन हो गया, वो पूरी तरह से बदल गया, अब वापस अब दही को दूध तो नहीं बना सकते हैं, सो दैट इज़ अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट मतलब जंग लग जाना, ठीक है। अब कोई चीज़ पे अगर जंग लग गया तो आप दोबारा से उसको सही नहीं कर सकते हैं, कोशिश करते हैं हम प्रिवेंट करने की, तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज हो गया। डाइजेशन ऑफ फूड, डेफिनेटली ये भी एक केमिकल चेंज है। भाई एक बार हजम हो जाए कोई चीज़ तो आप दोबारा उसको बदहज़मी में चेंज तो नहीं कर सकते हैं, तो ये डाइजेशन ऑफ फूड भी केमिकल हो गया। These are all chemical changes. All chemical changes are accompanied by chemical reactions and these are represented with the help of chemical equations. ये जितने भी chemical changes हैं chemical equations के format में represent किए जाते हैं। In this chapter we will study about the various types of chemical reactions and the chemical equations which represents chemical changes. तो इसमें हमें बस यही पढ़ना है कि chemical reactions क्या होते हैं, जो chemical changes हैं वो किस तरीके से काम करते हैं या किस तरीके से हो रहे हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस। अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज और रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तरह का चेंज होता है इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज, या तो एक सब्सटेंस चेंज होगा या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और रिएक्टेंट्स की बात करें तो इस तरह से आपको कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है। रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखे जाते हैं और प्रोडक्ट हमेशा राइट पे रखा जाता है।
रिएक्ट्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। इन दोनों को हमने रिएक्ट कराया, सोडियम वाटर को, इसने फॉर्म किया सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ प्रोडक्ट, कुछ नया बन गया, ठीक है। अब NaOH अलग है, Na सोडियम अलग था, पानी अलग था H2O, और प्लस हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुई। तो ऐसे रिएक्ट करते हैं हम रिएक्टेंट्स को, या सब्सटेंसेस बोल सकते हैं। रिएक्ट करने पर जब कुछ नया बन जाए तो उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। द रिएक्टिंग स्पीशीज़, रिएक्टिंग स्पीशीज़ क्या हो गया, मॉलिक्यूल, एटम, आयन। मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे H2O एक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम्स है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। एटम क्या हो गया, सिर्फ सोडियम, सोडियम अगर हम बोले तो सिर्फ ये एक एटम है, सिंगल थिंग, ठीक है। तो सिंगल एंटिटी को हम एटम बोलेंगे, और जब एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं तो हम उसको मॉलिक्यूल बोल देते हैं। आर नोन एज रिएक्टेंट्स द सब्सटेंसेज दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द केमिकल रिएक्शन एंड द न्यू स्पीशीज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और ये जो नई चीज़ें बनती हैं उसको प्रोडक्ट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन को कुछ इस तरह से रीड करते हैं, सोडियम यानी कि Na + H2O गिव्स NaOH + H2। अब H2 में ब्रैकेट में G लिखा है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये गैस है, और गैस को हम अपवर्ड एरो से भी डिनोट करते हैं। आप दोनों तरह से याद रखिएगा, सोडियम का आपको रिएक्शन लिखने के लिए सिंबल्स याद होने चाहिए, क्या चीज़ किससे रिएक्ट हो रही है ये भी याद रखना है, क्योंकि हर चीज़ को आप रिएक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर हम कह दें कि आप दूध और पानी को मिक्स किया जाता है, ठीक है, एक बहुत कॉमन बात है, लेकिन दूध और तेल कोई नहीं मिक्स कर सकता, या तेल और पानी नहीं मिक्स होता है, तो आप अपने हिसाब से इसी तरीके से रिएक्टेंट्स को रिएक्ट नहीं करा सकते कि आपने सोडियम के साथ मैग्नीशियम को रिएक्ट करा दिया, या आपने पानी के साथ H2 हाइड्रोजन को रिएक्ट करा दिया सिंपली। तो ये रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि हमें कौन से रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराना है, किसके साथ कराना है, क्या चीज़ किसके साथ रिएक्ट करती है, और कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इस लेवल पर आप अपनी तरफ से बस इतनी कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम कम है, पढ़ाई करनी है, तो आप इसको याद कर लीजिए। ओके, इन द अबव केमिकल रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH लगा हुआ है तो ये हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन आर द प्रोडक्ट्स एंड सोडियम एंड वाटर आर द रिएक्टेंट्स। सोडियम एंड वाटर रिएक्टेंट्स हो गए, प्रोडक्ट हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन। अब आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। कई तरह के हम कैसे पता करेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं। हमने ये लिख दिया, रिएक्ट करा दिया, अब पता कैसे चलेगा, तो उसमें चेंज इन स्टेट होगा, या तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, या तो लिक्विड से गैस में, या फिर गैस लिक्विड में हो जाएगा, या लिक्विड वापस सॉलिड में। सेकेंड है चेंज इन कलर, आपको कुछ कलर देखने को चेंज मिलेगा, या जैसे आपने फिनोप्थिलीन मिथाइल ऑरेंज वाला पढ़ा होगा, या आपने लिटमस पेपर पढ़ा होगा, रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड। ये जो चेंज होता है ये एक तरह से रिएक्शन हो रहा है, कोई ना कोई गैस इवॉल्व होती है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन इवॉल्व हुई है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। रिएक्शंस में आपको टेम्परेचर भी देखने को मिल जाएगा, कहीं पे लिखा होगा लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस, 282 डिग्री सेल्सियस या समथिंग ऐसे, 343 डिग्री सेल्सियस। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शंस पॉसिबल है। और फिफ्थ आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड फॉर्मेट में, कुछ पाउडर्ड फॉर्म में कुछ ना कुछ फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। सॉलिड फॉर्म क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ले लेते हैं, तो प्रेसिपिटेट के लिए आप ये वाला रिएक्शन देख सकते हैं, AgNO3 + NaBr सोडियम ब्रोमाइड गिव्स सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड बना ये एक येलो PPT है, यानी कि आपको एक पाउडर्ड फॉर्म में येलो कलर का सब्सटेंस मिलेगा जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PPT प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे AQ लिखा है, AQ मतलब एक्वस, ये कुछ लिक्विड फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ये होता है PPT यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में। ये तो बात हो गई आइडेंटिफिकेशन की कि किस तरीके से आप पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं, क्या उसमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, स्टेट चेंज होगा, सॉलिड लिक्विड गैस आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, कलर में चेंज देखने को मिलता है, गैस इवॉल्व होती है या फिर टेम्परेचर उसका चेंज हो जाएगा, और लास्टली या तो कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। इन सारे केसेस में आपको पता चलता है कि कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशन होता क्या है, तो अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन
किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि अगर आपको कोई भी रिएक्शन लिखा मिलता है वर्ड्स में, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो एक तरीका ये हो गया लिखने का रिएक्शन को। अब इसमें क्या होता है, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको स्पेलिंग्स याद रखनी है, प्लस इसको लिखने में टाइम कंज्यूम होता है आपका। तो यहाँ पे हम इसको पूरा ना लिख के इसके सिंबल्स को यूज़ करते हैं, और इसी सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, फिर वो हो जाता है आपका केमिकल इक्वेशन। और इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन। सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर यूज फॉर द सेम। अब जो भी आपका रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है प्लस प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है, उस दोनों ही केसेस में आपको उसका सिंबल याद रखना है। ये याद करने के लिए आपको 6 या 7 क्लास की बुक में दिया होगा, या हो सकता है आपके अर्लियर क्लास 9th की बुक में भी आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज गूगल है, हम लोगों के पास गूगल का यूज़ कर सकते हैं। तो द वर्ड इक्वेशन कैन बी चेंज इनटू अ केमिकल इक्वेशन बाय राइटिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन प्लेस ऑफ देयर नेम। रिएक्टेंट्स हमने बताया लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे, तो यहाँ पे हमने मीथेन लिया, मीथेन को हम लिखते हैं CH4। तो क्योंकि ये गैस है तो ब्रैकेट में G लिखा है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये गैस है, लिक्विड है, जब तक पूछा ना जाए, ठीक है, ये कंपल्शन नहीं होता है। अब यहाँ पे क्योंकि डिटेल्ड में दिया गया है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि मीथेन एक गैस है, तो CH4 प्लस ट्वाइस O2, इसको बैलेंस किया गया है हमने। आगे हम बैलेंसिंग भी बताएंगे, और अगर जिसको भी बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है वो सेपरेट कमेंट करके बता सकते हैं, हम अलग से वीडियो में बता देंगे। और अगर कोई रिएक्शन आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो ट्वाइस O2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ये जो ट्राइंगल छोटा सा दिख रहा है ये हीट का सिंबल है। इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स CO2 प्लस ट्वाइस H2O। क्योंकि पानी लिक्विड फॉर्मेट में तो यहाँ पे L लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है तो यहाँ पे G लिखा है। फिर से हम इस रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, CH4 प्लस ट्वाइस O2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स CO2 प्लस ट्वाइस H2O। ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन नेक्स्ट टॉपिक है आपका। अब लिखते वक्त आपका ध्यान क्या रखना है, केमिकल इक्वेशन शोज अ चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो। ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है आपका कि कुछ चेंज हो रहा है, आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। प्लेस बिटवीन देम ऑन द लेफ्ट हैंड LHS ऑफ द एरो, रिएक्टेंट्स आर रिटन प्लस साइन विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। प्लस क्या करता है, रिएक्टेंट शो करता है। रिएक्टेंट्स मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को रिएक्ट किया हमने ऑक्सीजन के साथ, तो हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं, प्लस O2। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड RHS, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, प्रोडक्ट्स आर रिटेन विद अ प्लस साइन। यहाँ पे भी जितने आपके प्रोडक्ट्स, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट बना है MgO, तो आगे प्लस का तो जब सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो यहाँ पे हमने प्लस लगा के कुछ नहीं लिखा, यानी कि सिर्फ जो एक प्रोडक्ट आपका बना वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसा होता है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इफ़ यू रिएक्ट मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, तो आपको रिएक्शन लिखना है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब देखिए बैलेंस कैसे होता है, बैलेंस रिएक्शन होता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक Mg है, राइट पे देखिए एक Mg है, तो ये बैलेंस है, ठीक है। फिर हमने लेफ्ट पे देखा O2 यानी कि 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बैलेंस अब भी नहीं है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमें लगाना है 2। अभी हम इसको आगे बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी हम स्क्रिबल नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस MgO, ठीक है, ट्वाइस होगा तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। फिलहाल ये एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। अभी के लिए इतना जानते हैं कि एक रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा। तो प्लस हम रिएक्टेंट्स लिखेंगे, अगर 2 रिएक्टेंट्स हम प्लस लगा के, और इसी तरह प्रोडक्ट में भी। इन द अबव इक्वेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, यहाँ 1 है, तो ये क्या है, एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। सच एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया है। यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कुछ समझ में आया चैप्टर में या नहीं, तो फर्दर हम अपनी वीडियोस को इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब अनबैलेंस्ड की बात कर ली हमने, उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस भी बोलते हैं। बैलेंस्ड क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एग्जामिनेशन में डेफिनेशन भी पूछी गई है और साथ ही इक्वेशंस तो इंपॉर्टेंट हैं ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन पे आते हैं। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इस लाइन को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये कह रहा है अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज ऑफ
ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे जैसे देखते हैं हम, ये जो हमारे पास था रिएक्शन Mg, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे भी राइट में भी एक एटम है। फिर आते हैं O2, यहाँ पे दो एटम्स हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एटम है। तो अब इसको बैलेंस करेंगे हम। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर हमने यहाँ पे O2 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक है, तो हमें क्या करना है, इसको 2 बनाने के लिए आपको यहाँ पे भी 2 बनाना होगा। तो ये हो जाएगा 2MgO। अब यहाँ पे 2 लगाया है तो इसका मतलब ये 2 आपका मैग्नीशियम को भी एज अ 2 काउंट करेंगे, ठीक है, 2 मैग्नीशियम एटम्स। तो यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे हमने 2 कर दिया। तो अब यहाँ पे 2 मैग्नीशियम एटम्स हो गए। फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम एटम्स हैं। फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इसको देखेंगे O2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं और अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे भी। ये 2 मैग्नीशियम के लिए भी है, यही 2 O के लिए भी काउंट किया जाएगा। तो अब ये हो गया एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप समझ में आया होगा। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन यहाँ से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान रखना है, आपको ध्यान देना है विद इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल यहाँ पे दोनों को कंसिडर करेंगे, ओके, ऑफ ईच एलिमेंट, ईच मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों को देखेंगे, आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने इसको बेस किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं, सॉरी हम यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन शो है, तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, मतलब अब रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे एक है तो एक गया कहाँ? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप घर से निकले पूरी बॉडी के साथ, है ना, लेकिन जब घर लौटे तो आपका सिर गायब हो गया हो। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के खिलाफ हो गया, है ना, और ये ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। आप गए थे दोनों हाथों के साथ या 2 पैर थे आपके, उसके बाद जब आप लौटे तो आपके पास एक ही पैर बचा, तो ऐसी सिचुएशंस नहीं होती हैं। तो यही कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहता है सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर रिएक्टेंट साइड पे जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही आपके राइट में भी होने चाहिए। और यही रीज़न है कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं हुआ तो समझ लिए सब गलत है, ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ के अगेंस्ट चले गए आप। In the same way, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. अब ये straight away ये भी कहता है same manner में number of atoms of each element, हर एक element के number of atoms same होते हैं reaction के पहले भी और reaction के बाद में भी। आगे बढ़ते हैं। The method used for balancing chemical equations is called hit and trial method. हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ठीक है। आज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमने यहाँ पे 1 और 2 यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो ये होल नंबर, आप इसको 2.3 नहीं कर सकते, 2.1 नहीं कर सकते, 2.9 नहीं हो सकता, ये होल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। इट कैन बी एनी होल नंबर, ठीक है, बट ये डेसिमल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और इसी को हम हिट एंड ट्रायल कहते हैं। यहाँ पे 2 लगा के देखेंगे, अगर मे बी यहाँ पे अगर 3 मैग्नीशियम एटम्स होते तो यहाँ पे हमें इसको 3 से बैलेंस करना पड़ता। तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ओके। और यहाँ पे से चूँकि ये पहले लिखा होता है तो कोफिशिएंट भी कहलाता है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है called hit and trial method as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient। कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी वेरिएबल के पहले लिखा हुआ नंबर उसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है। mg से पहले जो 2 लिखा है इसको कोफिशिएंट बोलेंगे, ट्वाइस mg हमने लिखा, ये जो 2 लिखा है ये कोफिशिएंट हो गया। इन दिस मेथड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम रहेगा बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। सो अब बात करेंगे बैलेंसिंग या केमिकल इक्वेशन, आप स्टेप बाय स्टेप कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिया है, ठीक है, सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व। तो राइटिंग अनबैलेंस इक्वेशन एंड इनक्लोजिंग द फॉलोइंग इन ब्रैकेट्स, ओके। पहले आप रिएक्शन लिखेंगे सिम्बल्स में, सिम्बल्स का यूज़ करके सोडियम प्लस आपको ये दिया होगा इनफैक्ट, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली ये दिया है बैलेंस करने के लिए तो आपको रिएक्शन मिल जाएगा सोडियम प्लस वाटर Na plus H2O gives NaOH plus H2, ओके। तो यहाँ पे ये आपको मालूम है कि ये रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस चेक करने के लिए क्या करना है, आपको हर एक एलिमेंट का एक कॉलम बनाएंगे एलिमेंट, फिर आएगा नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स LHS, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से कितने
एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के। एलिमेंट का मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने और सोडियम के, ठीक है। फिर आता है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स यानी कि RHS, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली हम लिख लेंगे। सोडियम का यहाँ पे 1 है लेफ्ट पे तो हमने 1 लिख लिया। हाइड्रोजन कितने हैं 2 तो यहाँ पे 2 आ गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 है तो यहाँ पे हमने इसका नंबर ऑफ एटम्स लिख लिए। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे हमें चार्ट बनाने से फ़ायदा क्या हुआ कि देखिए सोडियम का प्रोडक्ट पे कितना है 1, ठीक है, और तो कोई नहीं है। फिर हाइड्रोजन पे आते हैं कितने 2 + 1 3 तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। और ऑक्सीजन में देखें ये O है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम दिख रहा है, ऑक्सीजन एटम 1 है तो यहाँ पे हमने 1 ले लिया, ठीक है। अब ये चार्ट बन गया। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, बैलेंसिंग फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया फ्रॉम द टेबल शोन अबव इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ ओनली द हाइड्रोजन एटम्स विच आर अनबैलेंस्ड, ठीक है। अब ऊपर आप देखिए सोडियम 1 था, ठीक है, ये भी 1 है, हाइड्रोजन 2 था, ये 3 है, ऑक्सीजन 1 है, ये 1 है। तो सोडियम और ऑक्सीजन तो बराबर हैं, ठीक है, तो इसमें बैलेंस है, मतलब जितना लेफ्ट पे उतना ही राइट पे। लेकिन हाइड्रोजन नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसे कंसिडर करना है, हाइड्रोजन एटम को। तो यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। हाइड्रोजन को इनिशियली हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे 3 है। तो अगर सम हाउ हम इसको कुछ इस तरीके से लिख दें, देखिए यहाँ पे 2 लगा दें तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हो गया 4। और यहाँ पे 2 लगाने से क्या होगा आपका 2 2 ज़ा 4, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। ये जब भी इस तरीके से लिखा होगा तो ये इस 2 से मल्टीप्लाई में होगा, 2 2 ज़ा 4। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, लेफ़्ट पे भी 4 है, राइट पे भी 4 है, तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने टेबल में कैसे रिप्रेजेंट किया, इनिशियली 2 इन हाइड्रो H2O। अब यहाँ पे अगर हम रिएक्शन को देखिए आप ध्यान से तो H2O में सिर्फ हमारे पास 2 एटम्स हैं तो हमने इसको 2 लिख दिया यहाँ पर। लेकिन प्रोडक्ट साइड में अगर हम इस पूरे को देखें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ओवर हियर एंड 1 ओवर हियर, तो ये हो गया 3, 2 + 1 3, तो ये हो गया 3 और ब्रैकेट में लिख दिया 1 इन NaOH एंड 2 इन H2, ओके। फिर आते हैं बैलेंस करने के लिए। H2O में हम इसको क्या करेंगे 4 बना देंगे, समाओ हमें लेफ़्ट और राइट दोनों को ही लेके चलना है। तो यहाँ पे अगर हम 2 ऐड कर दें तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये ऑलरेडी 2 है। और यहाँ पे अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएं तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा 2, और ये प्लस साइन है तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 4। तो इस तरीके से हम इसको कुछ बैलेंस करेंगे। इसी तरीके से देखिए हमने लिख लिया सोडियम Na + 2H2O विल गिव ट्वाइस NaOH + H2। अब समझ में आया? डाउट हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, बैलेंसिंग हम करके भी दिखा देंगे और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, सेकंड एलिमेंट देखेंगे, सोडियम हो गया, ये सॉरी हाइड्रोजन हो गया हमारा, सोडियम देखेंगे। अब देखिए जब आप एक बार कोई भी चीज़ नंबर लिखते हैं तो उससे बाकी चीज़ों पे भी इफेक्ट आता है। यहाँ 2 ऐड किया तो ये ऑक्सीजन को भी इसने 2 एटम्स बना दिया, ठीक है, यहाँ पे सोडियम को भी इसने 2 बना दिया। अब ये फिर से अनबैलेंस्ड हो गया। अब क्या करेंगे, सोडियम को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ 1 एटम है, यहाँ पे 2 एटम्स है, तो अगर यहाँ पे हम 2 ऐड कर दें तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इनिशियली हमने 1 रखा था रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट पे 2 था, तो हमने इस वाले पे 2 बैलेंस, हमने क्या किया रिएक्टेंट साइड पे 2 ऐड कर दिया, 2 × 1 यानी कि यहाँ पे ऐड कर दिया हमने 2। रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 Na + ट्वाइस H2O, ये पहले ही कर चुके थे, विल गिव ट्वाइस NaOH + H2। अब सोडियम हमारे पास बैलेंस हो गया, लेफ्ट पे 2 सोडियम एटम्स हैं, राइट पे 2 सोडियम एटम्स हैं। नेक्स्ट स्टेप करते हैं बैलेंसिंग अदर एलिमेंट्स। इफ वी फर्दर एग्जामिन द रिएक्शन नो एलिमेंट इज फाउंड टू बी अनबैलेंस्ड। अब ध्यान से देखिए कोई भी बाकी एलिमेंट आपका अनबैलेंस्ड नहीं बचा है, तो अब क्या करेंगे, यहीं पे ये छोड़ देंगे। इसी को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। देखिए 2 सोडियम एटम, 2 सोडियम एटम्स ओवर हियर, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स ओवर हियर एंड 2 ओवर हियर, 2 + 2 4। ये किसके लिए, इसके लिए भी 2 हो गया और ये ऑलरेडी 2 एटम्स थे तो ये हो गया 4 इधर भी है। 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स, ये 2 इन सब के लिए काम करेगा, सोडियम के लिए भी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के, इस तीनों के लिए। तो ये हो गया 2 ऑक्सीजन राइट पे और 2 लेफ्ट पे भी है। तो पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया, जितना लेफ्ट पे आपका रिएक्टेंट्स हैं उतना ही राइट पे भी प्रोडक्ट्स हैं। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, करेक्ट चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए आपको फिर से टेबल बना लेना है, एलिमेंट्स को लिख लेना है, Na सोडियम,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स 2 है, क्रॉस चेक करते हैं। प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है, हाइड्रोजन 4 थे, प्रोडक्ट पे भी 4 हो गया, रिएक्टेंट पे भी 4 है, प्रोडक्ट पे भी। ऑक्सीजन को चेक करेंगे, 2 इधर है, 2 उधर भी है, तो लेफ्ट और राइट दोनों पे इक्वल वैल्यूज़ होनी चाहिए। इस तरीके से आप बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। आई होप अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है, बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर देंगे और आप डिस्क्रिप्शन में आपको इसका माइंड मैप मिल जाएगा, तो चैप्टर को आसानी से याद करने के लिए उस मैप का यूज़ कर सकते हैं, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और टिल देन बाय बाय।